नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था वाकाटक वंश, गुप्त वंश के बारे में। आज हम उसी के आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों के बारे में। इससे पहले जितने भी राजवंश पढ़े उनका प्रभाव आप देखेंगे कि भारत में भी कहीं ना कहीं रहा होगा, और वो जो थे शासक, वहाँ के जो शासक थे वो किसी अन्य राज्य के रहे होंगे और उनका प्रभुत्व छत्तीसगढ़ में देखने को मिला होगा। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, ये जो राजवंश के शासक रहेंगे उनका जो शासन क्षेत्र वो भी छत्तीसगढ़ होगा, और उनका जो उद्गम क्षेत्र बोला जाए या फिर उनके जो रहने का क्षेत्र बोला जाए या जहाँ से वो आगे बढ़े वो क्षेत्र बोला जाए, वो आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र ही रहेगा, प्रायः छत्तीसगढ़ क्षेत्र ही रहेगा। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश बोला गया। स्थानीय का तात्पर्य यही होता है कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप जिस क्षेत्र के रह रहे हैं वो आपका स्थान हो जाता है, या आप उस क्षेत्र के स्थानीय हो। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो स्थानीय राजवंश थे उन्हें दो रूप में बांटा गया है, एक जो दक्षिण कौशल और एक बस्तर के राजवंश। हम शुरू से छत्तीसगढ़ को दो पार्ट में पढ़ते आ रहे हैं, एक दक्षिण कौशल का क्षेत्र और एक दंडकारण्य या महाकांतार या कांतार का क्षेत्र। ठीक है, तो महाकांतार या कांतार का क्षेत्र वो आपका बस्तर वाला क्षेत्र आता था, और दक्षिण कौशल में आपका मध्य छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र आता था। तो मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, जिसे दक्षिण कौशल जानते हैं, वहाँ के राजवंश कौन कौन से थे? तो वो थे राजर्षि तुल्य, सरभपुरी वंश, शैल वंश, सोम या पांडु वंश, बाण वंश और फणिनाग वंश। कौन कौन से? राजर्षि तुल्य, ये क्षेत्रीय राजवंशों में प्रथम है। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश पूछा जाए तो राजर्षि तुल्य वंश आता है। उसके बाद आपका सरभपुरी वंश देखने को मिलेगा, आपको शैल वंश मिलेंगे, साथ में सोम वंश या पांडु वंश मिलेंगे, इनकी 4 शाखाएं आपको देखने को मिलेगी। बाण वंश देखने को मिलेगा, और कवर्धा के क्षेत्र के फणिनाग वंश आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके आगे जब हम बस्तर के राजवंश देखते हैं तो बस्तर में आपको मुख्य रूप से 3 राजवंश देखेंगे जो स्थानीय राजवंश है। तो उनमें पहला है नल वंश। नल वंश के बारे में हमने पिछले 2 क्लास में इनके बारे में डिस्कस किया है, आपके गुप्त वंश में भी और वाकाटक वंश में भी। ठीक है, फिर छिंदकनाग वंश देखने को मिलेगा आपको, और एक है काकती वंश। काकती वंश लगने से आप मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ समझ सकते हैं, इसलिए जब हम काकतीय वंश को पढ़ेंगे तो वहाँ से हम मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। ठीक, तो नल वंश, छिंदकनाग वंश और काकतीय वंश ये आपके बस्तर के स्थानीय राजवंशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब सर प्राचीन पढ़ रहे हैं, यहाँ काकतीय वंश को क्यों दे दिया गया? तो वो राजवंश जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके बारे में बताया जा रहा है, स्थानीय राजवंश के बारे में बताया जा रहा है, तो काकतीय वंश का भी नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। अब ये तो हम देख लिए। अब मैंने बताया कि पांडुवंश या सोमवंश के 4 शाखा देखने को मिलेगा आपको, मैकल का सोमवंश, दक्षिण कौशल के पांडुवंश, कलिंग के और कांकेर के सोमवंश। तो कांकेर का सोमवंश का जो पोर्शन है वो आपके मध्यकालीन इतिहास में बताया गया है, लेकिन जब मैं सोमवंश पढ़ाऊंगा तो मैं सभी 4 सोमवंश को एक साथ आपको बताऊंगा, ताकि आपको सोमवंश में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि 3 सोमवंश के बारे में आप अभी पढ़ोगे, फिर मध्यकालीन इतिहास में काकतीय वंश और कुछ वंश के बारे में पढ़ने के बाद आप कांकेर के सोमवंश पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अधूरा छूटा छूटा लगेगा। तो एक साथ ये बेटर है कि हम सभी सोमवंश को एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उस पर कोई आगे आपत्ति नहीं करेगा कि सर ये तो आप मध्यकालीन इतिहास का पढ़ा रहे हैं, तो साथ में जब सोमवंश के बारे में दिए तो संपूर्ण सोमवंश को एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये था आपके सोमवंश के। ये अब मैंने आपको बता दिया कि 2 भाग में कैसे कैसे बटे थे, किन किन राजवंशों के बारे में पढ़ना है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इनका नाम सभी का याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ नल वंश के बारे में। नल वंश के बारे में सर बोला आपने तो राजर्षि तुल्य वंश तो पहला क्षेत्रीय राजवंश है, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे?
तो मैंने पिछले 2 क्लास में आपको बताया था कि नल वंश जो थे गुप्त वंश और वाकड़क वंश के समकालीन थे, इनके बारे में थोड़ी मात्रा में हमने चर्चा की हुई है। तो ये अभी तरोताज़ा है हमारे दिमाग में, अगर आपने लगातार वीडियोस देखा होगा तो। अदरवाइज़ तो कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है, बट अभी लाइन से जब हम पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम नल वंश को अभी प्राथमिकता देंगे। नल वंश के बाद हम वापस से राजर्षि तुल्य से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखेंगे आप बुक में, अगर आप किसी के पास बुक होगा तो आप देखेंगे कि सरभपुरी वंश जो है, अब इनका जब अंत होता है तो वहाँ पर सोम वंश का उद्गम होता है। अब इन दोनों के बीच में एक वंश शैल वंश को डाल दिया गया है, या फिर सरभपुरी वंश के बाद और सोम वंश के पहले आपके नल वंश को डाल दिया गया है। तो फिर ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है ना, अच्छा नहीं लगता है, एक सीक्वेंस टूट जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस में हम पढ़ें, जब सरभपुरी वंश समाप्त हो और उसके बाद जब सोमवंश अपनी पांडु वंश से सोमवंश अपनी शाखा का यहाँ पर विकास करे, अपना शासन क्षेत्र संभाले, तो हम साथ में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, ताकि वो लिंक बैठा रहे। इस वजह से अभी नल वंश को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ये तो हमने राजवंश देख लिया, इसका क्षेत्र स्थान भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए सरभपुरी वंश जो कि पहला है, उसका आपको मल्हार क्षेत्र, ठीक, सारंगढ़ क्षेत्र, सिरपुर क्षेत्र और संबलपुर क्षेत्र, तो इन चार क्षेत्रों में आपके सरभपुरी का आ गया था। सरभपुरी से सा से सिरपुर, सा से संबलपुर, सा से सारंगढ़ और मल्हार, ये 4 जगह, ठीक है। फिर आगे हमने देखा था क्या, पांडुवंश से सोमवंश देखा था। तो ये भी आपके 4 जगह देखने को मिलते हैं। एक तो कांकेर के दिखेंगे आपको, कांकेर नीचे साइड है, एक सिरपुर का आपको मिलेगा, एक कलिंग क्षेत्र का मिलेगा सोमवंश, ठीक है, और एक मैकल के सोमवंश मिलेंगे। ये मैकल का सोमवंश रहा। बाणवंश भी देखा था हमने, बाणवंश आपके कवर्धा क्षेत्र में है, इस कवर्धा बोलता हूँ, माफ़ कीजिए, एक कोरबा क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में बाणवंश। कवर्धा क्षेत्र में आपको फणिनाग वंश था। राजर्षि तुल्य हमने देख लिया कि ये आरंग क्षेत्र में है, ठीक है, जो कि प्रथम राजवंश है। राजर्षि तुल्य प्रथम राजवंश है, अगर मैंने सरभपुरी को कहा होगा तो क्षमा कीजिएगा। राजर्षि तुल्य जो प्रथम राजवंश है आपके आरंग क्षेत्र में, उसी से लगा हुआ दुर्ग क्षेत्र है, वहाँ आपको शैल वंश देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये नक्शे में आपको बता दे रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठा रहिए। फिर गरियाबंद क्षेत्र में पर्वत द्वारक वंश है, ठीक। फिर कांकेर के सोमवंश भी मैंने जो बताया। बस्तर क्षेत्र में आपके काकती वंश मिलेंगे, पुष्करी क्षेत्र में आपके नल वंश मिलेंगे, कोरापुट क्षेत्र में भी रहते हैं वो, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसी क्षेत्र में आपके छिंदक नागवंश भी देखने को आपको मिलेंगे। छिंदक नागवंश आप देख सकते हैं, इस साइड भी मिलेंगे आपको। छिंदक नागवंश यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। छिंदक नागवंश ये जो है बस्तर क्षेत्र में, वो बस्तर के इलाके में ही उनका शासन क्षेत्र था, ठीक है। तो ये तो अंत में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा याद हो तो आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस करने के लिए भी इसके अनुसार शासन और का क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ था ये आप मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, एक बार इसे भी पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं नल वंश के बारे में। नल वंश देखते हैं। नल वंश बहुत अपने आप में बहुत बड़ा राजवंश है, उसके बहुत सारे शासक हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेक्चर लंबा हो सकता है, तो आप एक से दो बार जरूर देखिएगा। तो नल वंश देखते हैं। नल वंश के पिछले क्लासों में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। इनके जो समकालीन थे गुप्त वंश और वाकाटक वंश, गुप्त वंश और वाकाटक वंश जो थे इनके समकालीन थे, ठीक है, ये हमने देखा था। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक नल वंश ने शासन किया था। यहाँ शासन क्षेत्र क्या था, तो दंडकारण्य क्षेत्र था, अभी हमने देखा था बस्तर क्षेत्र के राजवंश से, ठीक। राजधानी क्या थी, तो पुष्करी या पुष्करगढ़ बोला जाता है, जो कि बीजापुर क्षेत्र में आता है, या फिर कोरापुट उड़ीसा। शासन इनका तो पुष्करी क्षेत्र बीजापुर से लेकर उड़ीसा तक था, लेकिन जो राजधानी इन्होंने बनाई थी वो पुष्करी को बनाई थी, पुष्करी या पुष्करगढ़ को बनाया हुआ था, ठीक है। फिर संस्थापक देखेंगे। संस्थापक माना जाता है शिशुक को नल वंश का संस्थापक माना जाता है। और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे विलासतुंग का जो अभिलेख हम पढ़ेंगे उसमें नल नामक शासक के द्वारा इस वंश को चालू किया गया था, लेकिन उचित साक्ष्य या प्रमाणित साक्ष्य के रूप में हम देखते हैं कि शिशुक को संस्थापक रूप में देखा जाता है, ठीक। तो अगर शिशुक के साथ नल भी दिया रहे या शिशुक की जगह नल दिया रहे तो आप नल को ले सकते हैं, क्योंकि नल वंश है, उसी के नाम पर नल वंश आगे बढ़ा, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। फिर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो वराराज। अब ये सर संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में डिफरेंस क्या होता है तो हम आगे देखेंगे, ठीक। अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक आपका नरेंद्र थंबल था, ठीक है। अंतिम शासक नरेंद्र थंबल था, न से नल वंश न से नरेंद्र थंबल अंतिम। शिशु नल से खेलते हैं। जो बचपने में हर बच्चा नल या पानी से खेलने का उत्सुक रहता है, तो वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे कि शिशु जो है नल के पास जाता है, तो नल वंश का संस्थापक शिशु, और न से अंतिम शासक नरेंद्र थंबल,
ठीक है, ये आपका संस्थापक और अंतिम शासक हमने रिलेट कर लिया। वास्तविक संस्थापक तो वराहराज, ये आपको याद करते चलना है, वराहराज। ठीक, फिर वर्णन वायु पुराण में नलों को कौशल व नैषद प्रदेश का स्वामी माना जाता था, कौशल और नैषद प्रदेश का स्वामी माना जाता था। ठीक है, और ब्रह्म पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है, तो आपको दोनों याद रखना, वायु पुराण में भी और ब्रह्म पुराण में भी, दोनों पुराणों में आपको नल वंश का उल्लेख मिलता है। अब समकालीन राजवंश मैंने बता दिया था, वाकाटक और गुप्त वंश, इनके बारे में यहाँ चर्चा किया था हमने। अब इनकी मुद्राएं देख लेते हैं, मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो मुद्राएं देखेंगे तो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है आपका कोंडागांव और कुलिया क्षेत्र। कोंडागांव और कुलिया क्षेत्र से आपके सिक्के प्राप्त होते हैं। तो कोंडागांव के अडेंगा ग्राम से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 29 वराहराज का है, वराहराज जो कि वास्तविक संस्थापक है, तो इनके 29 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। भवदत्त वर्मन 1 सिक्का और अर्थपति भट्टारक का 2 सिक्का। क्या क्या बताया मैंने, वराहराज इसके 29 सिक्के प्राप्त हुए, भवदत्त वर्मन के 1 सिक्के और अर्थपति भट्टारक के 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, टोटल 32 सिक्के देखने को मिलते हैं। कहाँ, कोंडागांव के अडेंगा गांव से। ठीक है, तो नल वंश का था। फिर नल वंश के स्वर्ण सिक्कों का अध्ययन किसने किया? तो वासुदेव मिरासी ने किया था, वासुदेव मिरासी ने किया था। सिक्कों के मुख्य भाग पर चित्र का एवं उल्लेख है, जबकि पृष्ठ भाग पर पूर्णतः रिक्त है। तो जो सिक्के के 2 छोर होते हैं, एक सामने और पीछे का पोर्शन, तो मुख्य जो सामने का पोर्शन होता है वह चित्र एवं उल्लेख है कि ये नल वंश की शासक के हैं, और जब पीछे का भाग पूर्णतः रिक्त है। जैसे कि अन्य जब शासनकाल हमने पढ़ा था तो उनमें किसी के में देखा था बरगद का वृक्ष है पीछे साइड सामने, या फिर और किसी का चित्र धनुर्धर सिक्का है, संगीतज्ञ है, आगे देखेंगे आप। तो उसी प्रकार से इनके जो पृष्ठ भाग में है कुछ भी उत्कीर्ण नहीं रहता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुख्य भाग बस में चित्र एवं उल्लेख रहता था। ठीक है, और किसने पढ़ा इसे? तो वासुदेव मिरासी ने पढ़ा, वासुदेव मिरासी ने पढ़ा नल वंश से सिक्कों को। फिर कुलिया से जो प्राप्त होता है सिक्के, इसमें स्तंभ राज्य के स्वर्ण सिक्के बालोद जिले के कुलिया नामक स्थान से प्राप्त होता है। पहले ये दुर्ग जिले में आता था कुलिया, अब बालोद जिले में है। ठीक है, बालोद जिले के कुलिया नामक स्थान से प्राप्त होता है। यहाँ के सिक्कों का अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम ने किया है। कुलिया के सिक्कों का अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम के द्वारा किया गया है। ठीक है, लक्ष्मी शंकर निगम के द्वारा, कुलिया का लक्ष्मी शंकर निगम और कोंडागांव का वासुदेव मिरासी। ठीक है, तो ये थे यहाँ के सिक्के नलवंश के। अब नलवंश के बारे में और भी कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो जितने भी शासक कहेंगे उनके अपने अपने ताम्रपत्र, किसी के शिलालेख, किसी के अभिलेख प्राप्त होंगे। तो वहाँ से अमूमन देखा जाता है कि जो भी प्राचीन आपके राजवंश है उनके बारे में जानकारी ऐसे ही प्राप्त होती है। किसी का शिलालेख है, किसी का ताम्रपत्र है, तो किसी का अभिलेख है, तो किसी का और कुछ है, वहीं से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब इसको आपको याद रखते चलना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिद्धिपुर ताम्रपत्र पिछले क्लासों में हमने डिस्कस किया है कि ये भवदत्त वर्मन से संबंधित है, जिसमें इनके विजय का उल्लेख है। अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा अभिलेख है, जिसमें इनके हार का उल्लेख है। ठीक है, इन कैसे हार गए थे ये, तो ये कहाँ से ये भी आपको याद रखना है। भवदत्त वर्मन का तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र पिछले क्लास देखा होगा तो याद ही होगा। अर्थपति भट्टारक का केसरी बेड़ा, तो अर्थ में केसर उगता है करके अर्थपति का केसरी बेड़ा, और भवदत्त तो भव है ना, भव को याद रखना, भव्य, तो किसी के पास रिद्धि सिद्धि है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, तो क्या है, भव्य जिंदगी जी रहा है, तो ऐसे भवदत्त वर्मन कर लेंगे उसको। अब कहाँ से? तो अमरावती महाराष्ट्र क्षेत्र से मिले हैं रिद्धिपुर ताम्रपत्र, और केसरी बेड़ा आपका ओडिशा से प्राप्त है, केसरी बेड़ा ओडिशा से प्राप्त है। फिर आगे देखेंगे पोड़ागढ़ अभिलेख आपके स्कंद वर्मन से प्राप्त होगा। तो स्कंद वर्मन, तो कांदा के पकौड़ा ऐसे कर लेना, कांदा का पकौड़ा, कांदा से स्कंद वर्मन, पकौड़ा से पोड़ागढ़ अभिलेख कहाँ? जयपुर उड़ीसा में ना। ये जयपुर वाला जयपुर नहीं है, ये जयपुर वाला है, मात्रा वाला है ना, तो ध्यान में रखिएगा। जयपुर उड़ीसा क्षेत्र, स्कंद वर्मन का पोड़ागढ़ अभिलेख। मुख्य रूप से तो आपको शासक का नाम याद रखना है और कौन सा अभिलेख उनसे संबंधित है, और ये जगह जो स्थान है वो आपको सेकेंडरी थिंग है, बट याद करते चलना है, क्योंकि अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये भी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट तो आपको शासक और उनके अभिलेख, दूसरा कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है, और ये कौन से स्थान तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र से वो रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, फिर राजिम शिलालेख विलासतुंग से संबंधित है, छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर राजीव लोचन मंदिर के बारे में स्थित है ये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है राजिम शिलालेख। फिर पड़िया पाथर और गुंजाम ताम्रपत्र, ये दोनों आपके भीमसेन देव से संबंधित है, भीमसेन देव से। तो पड़िया पाथर और गुंजाम को अंजाम कर लेना, अंजाम, तो भीमसेन से अगर कोई लड़ता था तो क्या उससे अंजाम दिख जाता था और पत्थरों से मारता था,
तो कैसे याद रखना, पत्थरों से मारता था तो पड़िया पाथर, और अंजाम उसका बुरा होता था तो गुंजाम ताम्रपत्र। किससे? भीमसेन देव से। तो भीमसेन देव से पड़िया पाथर और अंजाम या गुंजाम ताम्रपत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों उड़ीसा क्षेत्र से है। ठीक, फिर कुलिया अभिलेख देखेंगे तो कुलिया अभिलेख आपके स्तंभ राज्य से संबंधित है। अभी हमने देखा कि उसके स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, तो 2 जगह इसका नाम आ गया। तो बार बार रिपीटेशन में जब नाम आएंगे तो आपको याद होती जाएंगी। जैसे रिद्धिपुर, केसरी बड़े तो इंपॉर्टेंट है, पोड़ागढ़, राजिम। ठीक है, कुलिया का अभिलेख कभी आपका आ गया बार बार। पड़िया पाथर और गुंजाम को हमने भीमसेन देव से रिलेट कर लिया। तो ऐसे रिलेटिव टेक्निक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये अभी जानकारी के स्रोत देख लिया, और अन्य स्रोत कहाँ कहाँ से? तो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है, व्याघ्रराज का वर्णन आता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एहोल प्रशस्ति में भी वर्णन आता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक, और पल्लव वंश के नंदीवर्धन से संबंधित ताम्रपत्र में, पल्लव वंश के जो नंदीवर्धन है उससे संबंधित ताम्रपत्र में भी शासकों के आपको के नाम मिलते हैं। तो वहाँ से इनकी जानकारी प्राप्त होती है कि नलवंशी शासक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। तो हरिसेन, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। चालुक्य और पल्लव को भी याद रखना है आपको। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, ये तो फेमस है बहुत, अगर इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो जरूर जानते हो, अगर नहीं पढ़ा तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, एवल प्रशस्ति में वर्णन है, पल्लव वंश के नंदीवर्धन इसके ताम्रपत्र से संबंधित है। ठीक, तो ये जानकारियाँ हो गई। अब इसके प्रमुख शासकों के बारे में बात करते हैं। तो हमने प्रमुख शासक, लेक्चर लंबा हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, प्रमुख शासक के लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा मैं, अगले वीडियो में देख लेंगे। 15 मिनट बन चुका है, तो अभी मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है। नलवंश को बताया था, ये 4वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन लोग का शासन था। दंडकारण्य क्षेत्र में था। पुष्करी इनकी राजधानी थी। कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा तक इनका शासन था। तो पुष्करी और कोरापुट को लिया जाता है, बट पुष्करी को प्राथमिकता देना है आपको। पुष्करी आपके बीजापुर क्षेत्र में पड़ता है, जिसे पुष्कर बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, फिर संस्थापक शिशुग्रास, शिशु नल से खेलता है करके, और न से अंतिम शासक नरेंद्र थम्बल याद किए थे। वास्तविक संस्थापक में वराहराज देखे थे। वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुए थे कोंडागांव अडेंगा से। ठीक है, तो मुख्य शासक वही हो गया जिसके ज़्यादा सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। फिर वर्णन वायु पुराण में भी मिलता है और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। समकालीन शासक वाकाटक और गुप्त हमने देख लिया है। कोंडागांव के अडेंगा गांव से प्राप्त स्वर्ण सिक्के 32 थे, उनमें से 29 वराहराज के, 1 भौदत्त के और 2 अर्धपट्टी के थे। ठीक है, इनका जो अध्ययन है वासुदेव मिरासी ने किया था। इनके जो फ्रंट फेस है सिक्कों के, उस पर चित्र एवं उल्लेख थे, और जो पीछे का भाग था वो खाली था। कुलिया अभिलेख, कुलिया जो क्षेत्र है, अभिलेख नहीं, कुलिया क्षेत्र में जो सिक्के प्राप्त हैं वो स्तंभ राज के स्वर्ण सिक्के हैं, जो कि कुलिया क्षेत्र से प्राप्त हैं, बालोद जिले के, और इसका लक्ष्मी शंकर निगम ने अध्ययन किया। तो देखो, नाम में आपको याद करते चलना होगा, भले डिफिकल्ट हो या जैसा भी हो। डिफिकल्ट आपके लिए अकेले के लिए नहीं, सभी के लिए है। और मैंने एक कोटेशन बताया था आपको कि इफ़ यू डू नॉट हैव कॉम्पिटिटिव एज, डू नॉट कम्पीट। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एज दिलाएंगी। जो दूसरे लोग भाग रहे हैं उस पर आपको पकड़ बनाते चलना है। तो ये वासुदेव मिरासी का नाम याद रखना है और लक्ष्मी शंकर निगम का नाम आपको याद रखना है। फिर जानकारी हमने देख लिया था रिद्धिपुर ताम्रपत्र से, केसरीबड़ा ताम्रपत्र से। तो यह रिद्धिपुर से भवदत्त वर्मन का, केसरीबड़े से अर्थपति भट्टारक का, अर्थ में केसर उगाते हैं। रिद्धि सिद्धि है तो भव्य है करके भवदत्त वर्मन याद किए थे। पोड़ागढ़, पकौड़ा और कांदा तो स्कंद वर्मन याद किए थे। ठीक है, राजिम शिलालेख में तो विलासटुंग फेमस है, आदि हो जाएगा। पड़िया पाथर और गुंजाम को बोले थे भीम से पंगा नहीं लेने तो अंजाम बहुत बुरा होगा और पत्थर से मारता है। ठीक, ऐसे याद कर लिए थे। कुलिया अभिलेख, स्तंभ राज्य आ गया बार बार, तो ये नाम नॉर्मल याद हो जाएगा आपको। फिर जानकारी अन्य स्तर क्या क्या देख लेते, तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिला था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति में मिला था। प्रयाग प्रशस्ति हो गया, एहोल प्रशस्ति हो गया, और पल्लव वंश के नंदीवर्धन के संबंधित ताम्रपत्र से। ठीक है, ताम्रपत्र से। तो एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय का है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का है, और पल्लव वंश के नंदीवर्धन के ताम्रपत्र से, यहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आज हमने नल वंश के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है। कल हम इसके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, डाउट आते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस सेशन को या सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इसका फ़ायदा हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। फिलहाल धन्यवाद।